वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है हमारा 30 अगस्त और आज की डेट में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रथम शिफ्ट का पेपर हमारा समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इसका हिंदी का सेक्शन सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसमें आपको जितने आंसर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के सेक्शन से। हिंदी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट थे 58 नंबर से। इसमें आपसे पूछा गया था कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय हमेशा मूल धातु के पीछे लगता है। इसमें अगर हम कहावत में मूल धातु की बात करेंगे तो कह इसकी मूल धातु थी और इसके पीछे जो जुड़ा था वो आवत जुड़ा है, जिससे एक कहावत बना है। तो प्रत्यय कौन सा होगा? आवत। इसका सही ऑप्शन ए वाला ऑप्शन। अद्भुत रस का स्थायी भाव से पूछा गया था, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। ठीक है। अगर भय की बात करेंगे तो भयानक रस का होता है, उत्साह होता है वीर रस का, क्रोध होता है रौद्र रस का। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में से सही मुहावरा आपको बताना है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किसी एक मुहावरे का अर्थ जो है वो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। मखमली जूते मारने का सही जो अर्थ होता है वो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मिथ्या आडंबर शब्द के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत हो गया है और काफ़ी लोग इसको छोड़कर भी आए हैं। मिथ्या आडंबर जो लोकोक्ति का अर्थ होता है वो छटाक चून चौबारे रसोई होता है। इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना, झूठी शान करना, मिथ्या आडंबर करना। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। भ्रमर शब्द का प्रवचय आपसे पूछा गया था, तो भ्रमर मतलब होता है भौरा, और भौरे को आप लिख सकते हैं मधुप या मधुकर। मधुकर आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ए वाला ऑप्शन आपको सही कर देना है। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो री बोली जाती मूर्धा से, और संयुक्त वर्ण में आती नहीं है, ओर से बोली नहीं जाएगी, ह्रस्व स्वर में आता है। ह्रस्व या फिर लघु स्वर की बात करेंगे तो आ ई उ और री को भी ह्रस्व स्वर में गिना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप बताने वाला विकल्प आपको पहचानना है। तो शायद कल मीरा दिल्ली, अब आपको आगे चुनना है कि जाना से आपको बनाना है, क्या बना सकते हैं, लेकिन आपको रखना है संभाव भविष्य काल में। तो शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो संभाव भविष्य काल में आपको हमेशा जाए, हमेशा संभावना प्रकट करनी है। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो सही ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन होगा। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे कि अर्थ जो है छोड़ना हो जाए। तो परि आप आगे लगा करके देख लीजिए और उसका अर्थ जान लीजिए। परिताप तो इसका अर्थ छोड़ना होगा नहीं, परिहार बनेगा। ठीक है, परि आगे जोड़ेंगे हार के तो हार बनेगा, और परिहार का जो अर्थ होता है वो त्यागना होता है या छोड़ना होता है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। परिजन मतलब दूसरे जन, परितोष का अर्थ जो होता है वो संतोष होता है। ठीक है, तो परिहार आपको बनेगा जब, तभी इसका अर्थ जो होगा छोड़ना निकलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मुलाकात कहानी जो है उसके कथाकार आपसे पूछे गए थे, तो सही ऑप्शन होगा ऊषा राज है। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य का अर्थ देखिए जो होता है वो होता है टेढ़ापन या कुटिलता। तो टेढ़ापन का विलोम जो होगा सीधापन होगा। अब इसमें देखिए आर्जव, आर्तव, मार्दव सब दे दिया है। अगर आपने थोड़ा से कंफ्यूजिंग पढ़ा होगा तो आप इसको गलत करके आएंगे। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा विलोम में आर्जव। ठीक है, आर्तव नहीं आपको सही करना था, आर्जव आपको सही करना था। नेक्स्ट देखिए हमारा 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में उपसर्ग जो होगा हमेशा आगे लगेगा। कूल इसकी मूल धातु है, तो प्रति जो होगा इसका उपसर्ग होगा। प्रतिकूल अनुकूल में अनु हो जाएगा, प्रतिकूल में प्रति हो जाएगा। बैलगाड़ी में आपसे समास पूछा जा रहा है। बैलगाड़ी को अगर आप समास विग्रह करेंगे तो बैल की गाड़ी, यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपका कारक प्रयोग हो रहा है। संबंध काके की, तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? सबसे पहले ये व्यास पुरस्कार जो है 1991 में हमारा स्टार्ट हुआ था। के बिरला फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था। 1991 में सबसे पहले मिला था रामविलास शर्मा को, लेकिन आपसे 1992 का पूछ रहा है, तो 1992 में मिला था शिव प्रसाद सिंह को। किसके लिए मिला था? नीला चांद के लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट वाले आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है?
तो अशुद्ध आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए राहुल क्या जा रहा है, तो यही हमारा अशुद्ध है। राहुल कहाँ जा रहा है, इसको ये होना चाहिए था। राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या लिख रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी सही है। लेकिन राहुल कहाँ जा रहा है, ये होना चाहिए था। कौन सा शब्द पत्र के अनेकार्थी शब्दों में नहीं है? तो पत्र के अनेकार्थी में चिट्ठी हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, पंख हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, कागज हो जाएगा, पुष्प नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें से अर्थालंकार है? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। अगर हम बात करेंगे शब्दालंकार की, तो आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा अर्थालंकार है? तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जो कि आप जानते हैं सबसे सरल वाले हैं। अगर शब्दालंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष इसमें 3 दिए हो गए, तो रूपक को सही कर दीजिए। इससे भी आप कर सकते हैं, या तो आप अर्थालंकार आपको मालूम है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो उससे भी आप सही कर दीजिएगा। कोई एक अगर आपको मालूम है तो उसको आप सही कर देंगे। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जब क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार कर रहे हैं तो कृतवाच्य होगा, और जब हम कर्म के अनुसार करेंगे तो कर्मवाच्य होगा। तो कर्ता के अनुसार आपसे पूछा था, तो कृतवाच्य आपको सही करना है। इसमें से पूछा गया है कौन सा अवयव का भेद नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों में आपको बताना है कौन सा अवयव का भेद नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अवयव के कितने भेद होते हैं। तो अवयव के 4 भेद होते हैं, और 4 भेद कौन कौन से होते हैं अवयव के? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक है। परिणाम बोधक जो है वो अवयव का भेद नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गाड़ी और गाड़ी में आपको अर्थ चुनना है, इसका अर्थ क्या होगा? तो गाड़ी तो आप जानते हैं, कोई भी गाड़ी चलाने वाली एक प्रकार का यान हो गया, और गाड़ी जो होता है वो गहरी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। गाड़ी मतलब कि गहरापन जिसमें हो, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम मुख्य क्रिया की बात करें तो जाना जो है वो मुख्य क्रिया है, लेकिन जब तक हमारे पास सहायक क्रिया नहीं होगी, जैसे कि हूँ यहाँ पर सहायक क्रिया है, तो डिसाइड नहीं होगा कि अर्थ क्या निकल रहा है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है वो सहायक क्रिया होती है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव छंद जो है वह कैसा छंद है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन होगा अर्ध सममात्रिक छंद। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ये अर्ध सममात्रिक छंद मतलब कि इसकी विषम चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो अर्ध सममात्रिक, 2 इसमें सम हैं और 2 इसमें विषम है। मतलब कि अगर हम अर्ध मात्रिक की बात करेंगे तो उसमें दोहा भी आपका आता है, सोरठा भी आपका आता है, उलाला भी आपका आता है। अगर हम बात करेंगे सममात्रिक की, ये अर्ध सममात्रिक हो गया, इसमें आधे आधे एक समान है, और सममात्रिक जो होता है उसमें चारों पद में समान मात्राएं होती हैं। जैसे कि चौपाई में चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला में चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तो सममात्रिक में चला जाएगा। अर्ध सममात्रिक मतलब कि 2 पद में अलग मात्रा और 2 पद में अलग मात्रा। तो भैरव को मैंने बता दिया, विषम चरण में 12 और सम चरण में 7-7। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर। इसमें पूछा गया था कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण को आपको पहचानना है तो क्रिया के आगे जो लगेगा वही होगा हमारा। तो अगर हम देखें कि सीता तेज दौड़ती है तो दौड़ना हमारा क्रिया हो गई, और तेज उसके आगे लग रहा है तो हमारा तेज जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ गए आप? तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन को अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा मुख का दर्शन, और अगर का यहाँ पर अगर कारक आ गया तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे। तो इसको आप समझ सकते थे कि 8 कनौजियाँ हैं
और 9 चूल्हे जला रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति जो है वो प्रकट हो गई है, तभी ये अलग चूल्हे जल रहे हैं। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते थे। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसे हम सही करेंगे तत्सम। ठीक है, इसका तद्भव होता है टीका। ठीक है, टीका तद्भव होता है, तत्सम शब्द है तिलक। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का लिंग किस प्रकार का है। जैसे कि आप वर्णमाला में सभी आपके आ जाएंगे, स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे। तो अधिकांश मतलब कि आपसे पूछा है अपवाद अगर हम छोड़ दें, तो अगर हम ई और री को छोड़ दें तो ये स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं। बाकी हो गया का, खा, गा, घा, और यहाँ पर हम बात करें छोटा आ, बड़ा आ, तो ये सभी हमारे ज़्यादातर पुल्लिंग में हैं। जितने आपके वर्णमाला के अक्षर हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग में हैं। अपवादों को इसने कहा है छोड़ दीजिए, तो हम लोग पुल्लिंग सही करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, जिसे टाला ना जा सके उसे कहेंगे अनिवार्य। कौन सा घोष वर्ण है। सघोष और अघोष 2 प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं। तो घोष मतलब होता है जो वर्ण हमारे कंपन करें बोलते समय। और कैसे आप इसे डिसाइड करेंगे, वर्णमाला का तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, अगर पांचवा हमारा वर्ण है तो वो सघोष होगा। अब आप इसे देख लीजिए, टाठा, तो ये तो अघोष में आ जाएगा, क्योंकि प्रथम और द्वितीय अगर हम देखें किसी वर्ग के तो वो आपके आएंगे किसमें, अघोष में आएंगे। और आपसे पूछ रहा है कि सघोष या फिर घोष आपसे पूछ रहा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा आपको देखना है। चा छा, चा हमारा पहला हो गया और यहाँ पर टाठा हमारा दूसरा हो गया था। अब देखिए पाफा, बाभा, माँ, तो माँ हमारा पांचवा हो गया और खा जो हो जाएगा हमारा दूसरा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अगर किसी वर्ग का है तो वो घोष होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। ईंट, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी मतलब कि छत से ईंट अलग हो गई। कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो अलग होने की जहाँ पर क्रिया होगी वहाँ पर अपादान कारक होगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। स्वच्छ का होगा निर्मल, ये तो आसान सा था, पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। अनाज का पर्यायवाची आपको बताना था, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। मैंने बताया कि पेपर इतना आसान नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आएँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ आप करके आएंगे। जैसे अनाज का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसमें एक कठिन दिया गया था, शस्य दिया गया था। ठीक है, वैसे अन्न या फिर धान्य दे सकता था, लेकिन इसने शस्य को रखा। सही ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 90 से 94 नंबर क्वेश्चन जो हैं, इसमें आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, जब तक आप गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं। और गद्यांश के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, जिसमें एक दो काफ़ी कन्फ्यूजिंग आपको लगे रहेंगे, लेकिन इनको हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। जहाँ से एक गद्यांश लिया गया है उसके आंसरों से ही इसका मिलान करके आपको इसका उत्तर बताया जाएगा। तो आप लोगों ने गद्यांश अगर पढ़ा है एग्जाम में तो ठीक है, और जिन लोग का एग्जाम होने वाला है वे लोग वीडियो को रोक करके इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर इसके प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए 90 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 90 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इस गद्यांश से क्वेश्चन होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं। अगर इसको देखेंगे तो आपको इसमें इसके परिप्रेक्ष्य में कोई आंसर सही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको देखें, आधुनिक यहाँ पर लगा गया है और जहाँ पर से गद्यांश लिया गया है उसमें इसका सही उत्तर दिया गया था अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, क्योंकि जो जितना आधुनिक बनाएगा उसका व्यापार उतने तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस गद्यांश के परिप्रेक्ष्य से नहीं, इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है। और जब आपकी आंसर की आएगी तो वहाँ पर भी आपको इसका सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर एवं विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए विनाशकारी होते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, मतलब मूल सार क्या है। तो सबसे पहले इसने परमाणु बम की बात की है, फिर उसके बाद इसने इसका निष्कर्ष निकाला है। जिस निष्कर्ष में इसने कहा है कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की चर्चा करने के लिए कह रहा है कि हम शस्त्र को, अब निशस्त्रीकरण की ओर हमें जाना चाहिए ताकि विनाश ना हो। तो मेन इसका गद्यांश का मूल होगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, जितने आंसर आपको बताया जा रहे हैं वो 100% सही उत्तर है।
93 नंबर इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अमेरिका की विजय की बात नहीं की गई है, तो आप अमेरिका को कहीं पर भी सही नहीं करेंगे। यहाँ पर बात की गई है जापान के विनाश की। ठीक है, तो आपको सी वाला ऑप्शन सही करना है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो गद्यांश के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर दिया गया है। तो वहाँ पर दिया गया है जापान की अजेय शक्ति के पराजय से इसका अनुभव हुआ एटम बम का। ये बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके सभी आंसर थे और सबसे सही आंसर यही है इसके। ठीक है, 90 में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 90 आपके आंसर की आएगी, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं, अपना अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से बना रहे हैं, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारा हिंदी का सेक्शन। इसमें आपके 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, 58 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 94 तक, और जितने हमने आपको आंसर बताए वो 100% सही आंसर है। तो अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रश्न में डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य चर्चा करिएगा।